प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप में। दोस्तों, टीजीटी, पीजीटी और ईएलटी को हम लोग ध्यान में रख करके अपने प्रैक्टिस पेपर श्रृंखला को आगे बढ़ा रहे हैं। बॉटनी में हम लोगों ने वायरस के बारे में अध्ययन किया था और हमने आपसे बताया था कि वायरस के बहुत सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो हैं आपके क्लास 11th की बुक से ही मिल जाएंगे, लेकिन कुछ ऐसे प्रश्न थे जो आपके टिपिकल नेचर के थे, जिसके लिए आपको बॉटनी हायर लेवल की सिंह पांडे जैन की पढ़ने की आवश्यकता है। ठीक है। हालांकि हम क्लास में उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। यदि आप नोट्स परचेज नहीं किए तो नोट्स आप परचेज कर लें। सिर्फ 499 रुपये में यह नोट्स आपको दिया जा रहा है, जो आपके लिए बहुत बेहतरीन है और लाभदायक है। चलिए बात करते हैं आज के प्रश्न श्रृंखला की। आज हम लोग बॉटनी में ही अब बैक्टीरिया से रिलेटेड प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं, जो कि टॉपिक सेकंड होती है। देखते हैं कितने प्रश्नों को आज हम लोग सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे कुछ इस प्रकार से दिखाई दे रहा है। आसान प्रश्न है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आप इन प्रश्नों को हल कर पाएंगे। कह रहा है मैच दी फॉलोइंग पेयर्स, अलग अलग पेयर को मैच कराना है। नाइट्रोजन फिक्सेशन है, नाइट्रिफिकेशन है, डी नाइट्रिफिकेशन है, इसके बारे में आपको बताना है। यहाँ दिया गया नाइट्रोसोमोनास एंड नाइट्रोबैक्टर, थियोबैसिलस एंड स्यूडोमोनास, एजेटोबैक्टर एंड क्लास्ट्रीडियम, इसके बारे में आपको बताना है। अब ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना। चलिए डायरेक्ट हम लोग आंसर पे आते हैं और यहाँ आप देखते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन जो N2 फिक्सेशन है एजेटोबैक्टर या क्लास्ट्रीडियम के द्वारा किया जाता है। ये एक बैक्टीरिया होती हैं, इनके द्वारा नाइट्रोजन फिक्सेशन किया जाता है। जब आप इकोलॉजी पढ़ेंगे तो वहाँ पे नाइट्रोजन साइकिल में हम इसके बारे में आपको अवश्य बताएंगे। बात करते हैं नाइट्रिफिकेशन की। नाइट्रिफिकेशन जो है ये नाइट्रोमोनास और नाइट्रोबैक्टर के द्वारा किया जाता है, और डी नाइट्रिफिकेशन ये थियोबैसिलस या स्यूडोमोनास के द्वारा किया जाता है। ये आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो यहाँ से एक प्रश्न आपकी संभावना बन जाती है कि महत्वपूर्ण श्रृंखला का एक प्रश्न चाहे इकोलॉजी में चाहे यहाँ पे आपसे पूछा जा सकता है। एक कॉमन सी बीमारी है जो गर्मी के दिनों में ज़्यादा काज होती है, ठंडी के दिनों में कम होती है। इसका नाम है फूड पॉइजनिंग। एक्चुअली में फूड पॉइजनिंग जो होता है ये बैक्टीरिया के कारण होता है। आपने अपने घरों में देखा होगा, जो आपके घर में भोजन रखे जाते हैं शाम तक जाते जाते उसमें स्वाद उसका खट्टा हो जाता है, तो एक्चुअली में वहाँ पे या तो फंजाई ग्रो कर जाते हैं या तो बैक्टीरिया ग्रो कर जाता है। यहाँ पे पूछा जा रहा है चूँकि सभी बैक्टीरिया की कॉलोनी दी गई हैं, तो आपको बताना है कि फूड पॉइजनिंग किससे काज होती, इसके बारे में आपको आंसर बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से अगर हम चलें तो क्लास्ट्रीडियम जो है बोटुलिनम, क्लास्ट्रीडियम बोटुलिनम जो है ये फूड पॉइजनिंग के लिए जिम्मेदार होता है। यहाँ पे ऑप्शन में आएंगे तो देखेंगे दिया गया है फूड पॉइजनिंग इज काज्ड बाय द क्लास्ट्रीडियम बोटुलिनम, दिस डिजीज इज नोन एज द बोटुलिज्म। इस डिजीज का नाम क्या है? बोटुलिज्म कहा जाता है। ऐसे रोग को क्या कहते हैं? फूड पॉइजनिंग कहते हैं या बोटुलिज्म कहते हैं। स्वेलिंग ऑफ टंग, आपकी जिह्वा जो होती है या जीभ जो होती है मोटी हो जाती है। डबल विजन एंड रिस्पायरेटरी पैरालाइसिस, सांस लेने में पैरालाइसिस हो जाने का मतलब सांस लेने में प्रॉब्लम होना। मेन सिम्टम ऑफ दिस डिजीज, इस डिजीज के मुख्य लक्षण यानी जीभ का मोटा हो जाना, आपके आंख से धुंधला दिखाई पड़ना, रिस्पायरेटरी पैरालाइसिस सांस लेने में तकलीफ होना, ये सभी लक्षण आपको दिखाई पड़ने लगते हैं। इसका मतलब कि ये आपको फूड पॉइजनिंग हो चुकी है। यहाँ पे बढ़ जाए ऑप्शन में तो यहाँ दिया इट इज रॉड शेप्ड। बैक्टीरिया कैसी होती हैं? रॉड शेप्ड बैक्टीरिया होती हैं। आपको पता है बैक्टीरिया की कितनी कॉलोनी होती हैं? 4 कॉलोनी होती हैं। ठीक है, जब आप रमेश गुप्ता को पढ़ेंगे तो उसमें फिर अलग अलग भागों में बांटा गया है। 4 कॉलोनी मेनली हम लोग पढ़ते हैं। तो पहली होती हैं आपकी जो होती हैं रॉड शेप बैक्टीरिया होती हैं। दूसरी आपकी कैसी होती है? कोकस होती हैं जो गोल होती हैं। ठीक है, कोकस के बाद आपकी कैसी आ जाती हैं? स्पाइरल शेप की हो जाती हैं। और कोमा शेप बैक्टीरिया होती हैं। आप ये भी जानते हैं कि जब बैक्टीरिया अकेले होती है तो उसे हम लोग कहते हैं मोनोबैसिलस या मोनोकोकस, मोनोस्पाइरलम। लेकिन जब वो डबल होती है तो जैसे डाइकोकस, ट्राइकोकस, टेट्राकोकस, चादर के रूप में आ जाती थी स्ट्रेप्टोकोकस, ऐसे इसकी कॉलोनी के बारे में आपने पढ़ा होगा। तो कह रहे हैं कि रॉड शेप्ड है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ग्राम पॉजिटिव बारे में भी आपको हम बताएंगे। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। एनाएरोबिक, एनाएरोबिक का मतलब विदाउट ऑक्सीजन के रिस्पायरेशन करने वाली है। एंडोस्पोर फार्मिंग बैक्टीरिया, यहाँ पे एंडोस्पोर का फार्मेशन होता है।
कोलीफेज 5174 प्रोसेस, कोलीफेज 5174 वायरस में क्या पाया जाता है, मतलब बैक्टीरिया में क्या पाया जाता है, तो आप कहेंगे सिंगल स्टैंडर्ड आपका डीएनए पाया जाता है। कैसा पाया जाता है? सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए पाया जाता है। साइनोबैक्टीरिया के ऊपर ये डिजीज काज करता है कोलीफेज 5174 वायरस। तो ये आपका हो जाता है, इसके पास जो जेनेटिक मटेरियल होता है सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। आपको मैंने पिछले वीडियो में वायरस वाले में आपसे बताया था कि जो आपका बैक्टीरियोफेज 174 था, उसका हमने आपसे बताया था जेनेटिक पेयर पूछा जाता था। आप कहेंगे 5386 बेस पेयर पे पाए जाते हैं, किसमें? 5174 वायरस में। और 5174 वायरस कौन है? बैक्टीरियोफेज वायरस में। वहीं पे इसकी दूसरी कॉलोनी थी बैक्टीरियोफेज लिम्डा में, जो है 48,502 बेस पेयर पाए जाते हैं। वहीं पे अगर हम लोग बात करते थे ह्यूमन डीएनए की, ह्यूमन जीनोम की, तो आपको याद होगा 3.3 इंटू 10⁻9 बेस पेयर हमारे जीनोम में पाए जाते हैं। आपकी टॉपिक में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है, HGP प्रोजेक्ट है। आपको बायोटेक्नोलॉजी पढ़नी है, आपको बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशन पढ़ने हैं, जो ये तीनों टॉपिक आपके चैप्टर नंबर क्लास 12th में दिए गए हैं। यानी ईमानदारी से अगर आप क्लास 11 12th की साइड बुक को ईमानदारी से पढ़ते हैं, तो मेरा मानना ये है कि आप 100 प्रश्न बड़े आराम से 105 प्रश्न कर सकते हैं। लेकिन वहाँ पे हॉनेस्टी के साथ आपको पढ़ना पड़ेगा। लेकिन अगर आप ऐसे रफ टफ पढ़ रहे हैं तो फिर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम ज़रूर क्रिएट हो सकती है। सीटें लिमिटेड हैं, मेरिट हाई जाने की पूरी संभावना है। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, मैं बार बार कहता रहता हूँ कि आप अपनी पढ़ाई को जारी रखें, किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना रहें, प्रैक्टिस पेपर करते रहें। मैं भी करा रहा हूँ, और भी चैनल पे चल रहे हैं। लेकिन एक चीज़ याद रखें कि डेली आपको 1 चैप्टर 2 चैप्टर ज़रूर एनसीईआरटी का, फिर उसे साइड बुक से ज़रूर पढ़ते रहें। जितना ज़्यादा वर्क कर लेंगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल होगा। कहना हमारा काम है, हम भी कोशिश करते हैं, कभी कभी नहीं हो पाता है तो ज़रूरी है कि नहीं हो पा रहा है दूसरे दिन पढ़ लीजिए। ये ज़रूरी नहीं कि उसी दिन आप अपनी पढ़ाई को ब्रेक कर दीजिए, ठीक है? तो ज़रूर करते रहिए। मैं आपके समकक्ष हूँ, मैं आपको सजेशन नहीं, मैं एज ए मित्रवत आपसे एक बातचीत कर रहा हूँ। और इस बातचीत के दौरान मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर आप डेली 2 चैप्टर का एवरेज लेके चलेंगे तो 38 चैप्टर हैं, यानी आप 1 महीने में उसे बड़े आराम से, कोई दिन तो नागा हो ही जाएगा, तो बड़े आराम से आप उसे रिवीजन कर सकते हैं। यदि आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपको इतना परिश्रम तो करना ही पड़ेगा, 5-6 घंटे आपको देने पड़ेंगे, ठीक है? तो ये चीज़ें आपको बहुत, चाहे आप हिंदी में कन्फर्म हो, अगर आप हिंदी में आसान पड़ता है तो आप रमेश गुप्ता को पढ़ लें, इंग्लिश में आसान पड़ता है तो प्रदीप पब्लिकेशन पढ़ लें, ABC पढ़ लें, यशचंद पढ़ लें, GRB पढ़ लें, जो आपको अच्छा लगता है उसे पढ़ लें, क्या दिक्कत, ठीक है? चलिए आगे बढ़ जाते हैं, टाइम पास नहीं करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया? आपसे पूछा जा रहा है फ्री लिविंग रहने वाली, नाइट्रोजन को फिक्स करने वाली बैक्टीरिया के बारे में बताना है। तो आपका आंसर हो जाए एजेटोबैक्टर। स्पेलिंग है AZOTO बैक्टर, ठीक है? बैक्टर। तो एजेटोबैक्टर जो है, ATER है, एजेटोबैक्टर जो है ये फ्री लिविंग सॉइल में पाई जाने वाली बैक्टीरिया होती हैं। ऐसे आपको और भी बैक्टीरिया पाई जाती हैं। एजेटोबैक्टर इज द फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। अदर हैं जैसे क्लास्ट्रीडियम है, अभी आप पीछे पड़े हैं, एनाबीना है, नास्टाक हैं, ये सभी फ्री लिविंग बैक्टीरिया की कैटेगरी में आते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे, जैसे दिया गया राइजोबियम। राइजोबियम कहाँ पाया जाता है? तो आपको पता है लेगुमिनस जो प्लांट होते हैं उसके रूट नोड में पाए जाते हैं। और नाइट्रोसोमोनास ये भी जो है रूट नोड में पाए जाने वाले हैं, ठीक है? मेथेनोजेनिक बैक्टीरिया बिलोंगिंग टू द ग्रुप। देखिए अब बैक्टीरिया को 2 भागों में बांटा गया। हालांकि हम लोगों के क्लासिफिकेशन में तो 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन दिया गया है, कहीं कहीं पे 6 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन भी आप पढ़ते हैं, जहां पे आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया पढ़ते हैं। आर्की बैक्टीरिया जो होता है उसमें मेथेनोजन बैक्टीरिया आते हैं, तो आर्की बैक्टीरिया आपका सही आंसर हो जाता है यहाँ पे। आर्की बैक्टीरिया की अगर हम बात करते हैं, मेथेनोजन बैक्टीरिया में आ जाए। देखिए कह रहा है मेथेनोजेनिक बैक्टीरिया जो होते हैं बिलोंगिंग टू द ग्रुप ऑफ द आर्की बैक्टीरिया। किस ग्रुप से बिलोंग करते हैं? आर्की बैक्टीरिया के ग्रुप से बिलोंग करते हैं। वहीं पे आगे दिया गया है द बैक्टीरिया ऑफ दीज ग्रुप्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय द एबिलिटी ऑफ प्रोड्यूस ऑफ मेथेन। कह रहा है इस बैक्टीरिया की जो एबिलिटी होती है वो मेथेन होती है। अच्छा, ये है ऐसी बैक्टीरिया है
जहाँ पे जीवन की एकदम संभावना नहीं वहाँ पे भी पाए जाते हैं। जैसे बहुत हॉट स्प्रिंग हो वहाँ पे, बहुत कोल्ड एरिया हो वहाँ पे, डेजर्ट हो या वहाँ पे मैसी एरिया मतलब दलदल हो वहाँ पे, ये सभी ग्रो करते हैं और मेथेन का उत्सर्जन करते हैं। ठीक है। आर्की बैक्टीरिया जो है, कह रहा है आर्की कंस्टिट्यूट ए डोमेन ऑफ द सिंगल सेल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। दीज माइक्रोब्स आर्किया सिंगुलर आर्कियन आर प्रोकैरियोट्स। ये कैसे होते हैं? प्रोकैरियोट्स होते हैं, उसमें बताने की आवश्यकता है नहीं। आर्किया वेर इनिशियली क्लासिफाइड एज द बैक्टीरिया रिसीविंग द नेम आर्कीबैक्टीरिया इन द आर्कीबैक्टीरिया किंगडम, बट दिस क्लासिफिकेशन इज आउटडेटेड। कह रहा है ये क्लासिफिकेशन पहले की डेट का। अब इनको दो भागों में रख दिया गया, आर्कीबैक्टीरिया को अलग बना दिया गया है और यू बैक्टीरिया का अलग। लेकिन हम लोग तो अभी हमारे कोर्स में 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन दिया गया है, जिसमें हम लोग मोनोराक पढ़ते हैं, प्रोटिस्टा पढ़ते हैं, फंजाई पढ़ते हैं, प्लांटी पढ़ते हैं, एनिमेलिया पढ़ते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग जो मोनेरा के अंदर आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया दोनों आते हैं, तो हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि उसने नॉलेज की पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे मेंशन कर रखा है। विच ऑफ द फॉलोइंग द फ्री लिविंग एनाएरोबिक बैक्टीरियम कैपेबल फॉर फिक्सिंग नाइट्रोजन। कह रहा वह कौन सी ऐसी बैक्टीरिया है जो फ्री लिविंग होती है और नाइट्रोजन का फिक्सेशन करती है। अभी आप पीछे देखें, एजेटोबैक्टर, नास्टाक, एनाबीना, ये सभी कैसी बैक्टीरिया हैं, और क्लास्ट्रीडियम, ये ऐसी बैक्टीरिया हैं जो कहाँ पे फ्री लिविंग होती हैं, एनाएरोबिक बैक्टीरिया। लेकिन फ्री लिविंग के साथ एनाएरोबिक पूछ रहा है, तो ये एनाएरोबिक तो होंगी ही, फ्री लिविंग होनी चाहिए। तो पूछ रहा है नाइट्रोजन फिक्सिंग में कैपेबल हो, तो कौन सा आपका सही होगा आंसर। अब इस पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे आपका एजेटोबैक्टर भी सही आंसर होगा और क्लास्ट्रीडियम भी। आयोग ने आंसर जो माना है क्लास्ट्रीडियम को माना। देखिए क्लास्ट्रीडियम इज द फ्री लिविंग एनाएरोबिक बैक्टीरिया विच इज कैपेबल फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन। ऊपर आ जाते हैं, देखिए एक प्रश्न यही आयोग के द्वारा ही पूछा गया प्रश्न है और ये पूछ रहा है कि कब कब पीसीएस में पूछा गया प्रश्न। देखिए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग द फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, और ये पूछा, इसमें आपका ऑप्शन दिया गया एजेटोबैक्टर को। सेम प्रश्न यहाँ पे है और इसमें आप दोनों ऑप्शन अवेलेबल हैं और यहाँ पे क्लास्ट्रीडियम को सही आंसर माना गया। यानी मेरी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, देखिए जितनी भी बैक्टीरिया होती हैं सब एनाएरोबिक रिस्पायरेशन करती हैं, तो उस क्राइटेरिया से भी नहीं बांट सकते। मेरे अकॉर्डिंग ये दोनों आंसर आपका सही होना चाहिए। चूँकि आयोग ने इस आंसर को सही माना, 2007 का ये पेपर है, तो हमें भी उस पेपर के साथ जाना होगा और उसी आंसर को मानना होगा। ठीक है। माइकोबैक्टीरियम waxes use propane as a source of energy. This also convert cyclohexane to the cyclohexanone, which it does not use, but it is used for the pseudomonas as the source of energy. What type of association exists between the mycobacterium and pseudomonas? पूछ रहा है, सीधे सीधे प्रश्न पे आए तो कह रहा है कि जो एसोसिएशन पाया जाता है किसके बीच में, माइकोबैक्टीरियम के बीच में और स्यूडोमोनास के बीच में, किस प्रकार का एसोसिएशन होता है, एमेंसेलिज्म, कॉमनसेलिज्म, म्यूचुअलिज्म या सिनर्जिज्म, तो कौन सा होता है। तो आप कहेंगे इसमें जो आपका पाया जाता है, कौन सा पाया जाता है, सही आंसर आपका कौन है, कॉमनसेलिज्म हो जाता है। यानी सही आंसर कौन है, कॉमनसेलिज्म। आते हैं कॉमनसेलिज्म के बारे में समझते हैं, 1 मिनट यहाँ पे देखिए। दिस इज एंड द एग्जाम्पल ऑफ द कॉमनसेलिज्म वेयर 2 ऑर्गेनिम्स लिव टूगेदर। 2 ऑर्गेनिज्म एक साथ रहते हैं, बट वन इज बेनिफिटेड, एक को लाभ होता है, बाय द अदर इज नॉट बेनिफिटेड नॉर हार्म, ना तो उसे बेनिफिट होती है ना ही हार्म होती है। आपको मैंने बताया था, आपको मैंने एक बूस्टर डोज में इसको करवाया है, एक प्रश्न के तौर पे मैंने करवाया था, आपने देखा होगा, शायद नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिएगा। ठीक है। यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोज़ को देखते रहिए, प्रैक्टिस पेपर करते रहिए। मैं आवश्यक सूचना के साथ मैं आपको बता रहा हूँ कि जितने भी कार्य कराए जा रहे हैं चैनल पे वो सभी आपके लिए महत्वपूर्ण है। आप उसे ध्यानपूर्वक करेंगे तो आपको इसका लाभ अवश्य मिलेगा। तो मैंने आपसे बताया था कि जो ऑर्गेनिज्म हैं इन्हें अलग अलग भागों में बांटा गया, जैसे कि म्यूचुअलिज्म में, तो इसमें 2 स्पीसीज होंगी, एक स्पीसीज ए मान लेते हैं और एक स्पीसीज बी है, तो इसमें दोनों को लाभ होगा। म्यूचुअलिज्म में क्या होता है, दोनों को लाभ होता है। दूसरा म्यूचुअलिज्म के बाद हो जाता है आपका कौन सा, आ जाता है दूसरे नंबर पे पैरासाइटिज्म। पैरासाइटिज्म में एक को तो लाभ होता है, एक को हानि होती है। ठीक। प्रीडेशन में एक को लाभ होता है और एक को हानि होती है।
उसके बाद आ जाता है आपका प्रेडिशन के बाद कौन है, म्यूचुअलिज्म हो गया। हाँ, कंपटीशन, कंपटीशन में दोनों का नुकसान होता है। कंपटीशन में क्या होता है, दोनों का नुकसान होता है। फिर उसके बाद आ जाता है आपका कॉमनसेलिज्म। कॉमनसेलिज्म में आपने देखा कि एक को लाभ है और दूसरे को ना तो लाभ है ना ही हानि है, दूसरे को ना लाभ है ना हानि है। उसके बाद एक होता है, ऊपर लिख दे रहे हैं, एमनसेलिज्म होता है। इसमें एक को लाभ होता है, एक को नुकसान होता है, ना तो दूसरे को लाभ होता है ना ही नुकसान होता है। इस प्रकार के एसोसिएशन को एमनसेलिज्म कहते हैं। फिर से एक बार ध्यान से सुनिएगा, मैंने कहा म्यूचुअलिज्म होता है, एक स्पीसीज को लाभ होगा, एक स्पीसीज को, दोनों स्पीसीज को लाभ होंगे। फिर होता है कंपटीशन, कंपटीशन में दोनों को नुकसान होगा। फिर होता है पैरासाइटिज्म, एक को लाभ होगा एक को नुकसान होगा। एक फिर हो जाता है प्रीडेशन, प्रीडेशन में भी एक को लाभ होगा एक को नुकसान होगा। कॉमनसेलिज्म, एक को लाभ होगा एक को ना लाभ होगा ना नुकसान होगा। एमनसेलिज्म, एक को लाभ होगा एक को नुकसान होगा, सॉरी माफ करिएगा, एमनसेलिज्म में एक को नुकसान होगा एक को ना लाभ होगा ना नुकसान होगा। यह एसोसिएशन में से एक प्रश्न आपका हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, पूछा जाएगा और आप इसे याद रखेंगे। इसका एग्जाम्पल भी हम आपको इकोलॉजी में बताएंगे, करवाएंगे, लेकिन अभी आप इसका बस एक पैटर्न याद रखिए, बाकी एग्जाम्पल भी आपको इसी तरह से याद हो जाएंगे। जैसे आपने एक एग्जाम्पल यहाँ पे अभी देख रखा था, किसके बारे में, माइकोबैक्टीरियम है, और किसके बारे में है, दूसरा स्यूडोमोनास के बारे में, माइकोबैक्टीरियम और स्यूडोमोनास के बारे में। ठीक है, चलिए पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग द फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, कौन ऐसा है जो स्वतंत्र रूप से नाइट्रोजन को फिक्स करने वाली बैक्टीरिया होती हैं। आपका आंसर कहाँ जा रहा है, एजेटोबैक्टर के पास जा रहा है। एजेटोबैक्टर इज द फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, इट फिक्स नाइट्रोजन अंडर पुअर एरिएशन, द नाइट्रोजन इज कन्वर्टेड टू द नाइट्रेट, नाइट्रोजन किस में कन्वर्ट हो जाता है, नाइट्रेट में, द प्रेजेंस ऑफ द नाइट्रोसोमोनास एंजाइम, किसके द्वारा, नाइट्रोजिनेज एंजाइम के द्वारा। एक किस में कन्वर्ट हो जाता है, नाइट्रोजन कन्वर्ट हो जाता है नाइट्रेट में। विच इज द एक्टिव अंडर द एनाएरोबिक कंडीशन, और ये कब एक्टिव होता है, एनाएरोबिक कंडीशन में। अब इस प्रश्न के डिस्क्रिप्शन से उस प्रश्न को मैच कराइए, तो हमारा आंसर एजेटोबैक्टर और दोनों सही नहीं हो रहा, लेकिन आयोग ने उसमें क्लास्ट्रीडियम को सही माना था। ठीक है, बैक्टीरिया बियरिंग ए टफ ऑफ फ्लैजिला, बैक्टीरिया, अच्छा देखिए फ्लैजिला के अकॉर्डिंग बैक्टीरिया को कई भागों में बांटा गया है। मैं एक नज़र डाल देता हूँ, उसके बाद सबके बारे में चर्चा करेंगे। जैसे मान लेते हैं ए ट्राइकस, यहाँ पे दिया ना, ए ट्राइकस में फ्लैजिला क्या होगा, एब्सेंट होगा, ये मतलब होता है एब्सेंट, इसमें फ्लैजिला नहीं पाया जाएगा। दूसरा होता है जो है जिसमें दोनों तरफ फ्लैजिला पाए जाएंगे, तो उसे क्या कहेंगे, एम्फीट्रापस। एक होता है आपका जो है लोबोट्रापस, यहाँ पे ना, तो इसमें क्या होता है कि इसके दोनों सिरे पे झुंड में बैक्टीरिया पाए जाएंगे। ठीक, उसी तरह से आपका हो जाता है, यहाँ पे आ जाते देखते हैं एम्फीट्रापस में। कह रहा, फिर से देखिए एक मिनट, कह रहा है कि जीवाणु के दोनों सिरों पर एक गुच्छ के रूप में कैसाभिकाओं के पाए जाने को क्या कहते हैं, गुच्छ के रूप में, मतलब टफ के रूप में किस में पाया जाता है, टफ्ट के रूप में पाए जाएं तो दोनों साइड में पाए जा रहे हैं, तो उसे एम्फीट्रापस कहते हैं। दीज फ्लैजिला आर प्रेजेंट इन द, और ये फ्लैजिला किस में मदद करते हैं, मूवमेंट में, यानी लोकोमोशन में मदद करते हैं। निम्नलिखित में से किसकी कोशिकाओं का आनुवंशिक पदार्थ किसी झिल्ली से घिरा होता है, कह रहा कौन सा ऐसा है जिसका आनुवंशिक पदार्थ किसी झिल्ली से घिरा होता है। वो आपको दिया गया है फ्यूनेरिया, उसके बाद मार्केंसिया, यूलोथ्रिक्स, स्यूडोमोनास। तो स्यूडोमोनास जो है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है, रॉड शेप्ड होता है बैक्टीरिया है, और डज नॉट हैव मेम्ब्रेन, इसमें कोई मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है। सराउंडिंग द जेनेटिक मटेरियल, इसका जेनेटिक मटेरियल किसी भी मेम्ब्रेन से घिरा हुआ नहीं होता है। चूँकि नहीं पूछा था इसलिए हम किसके पास जाएंगे, स्यूडोमोनास के पास जाएंगे, और हमारा सही आंसर हो जाता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज काज्ड बाय द बैक्टीरिया, कह रहा इसमें से कौन सा ऐसा रोग है जो बैक्टीरिया द्वारा होता है। ए वायरस से है, रेबीज वायरस से, मेसल्स खसरा जो है ये भी किससे, खसरा जो होता है किससे होता है, दांत खाज खुजली, फंजाइस होता है ना, तो उसमें आए। तो बैक्टीरिया से होने वाला रोग कौन सा है, ये माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से होता है, टीबी आपको, तो उसी को ट्यूबरक्लोसिस लिखा गया। चलिए यहाँ पे आ जाते हैं, आपका ट्यूबरक्लोसिस इज काज्ड बाय द बैक्टीरिया माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, इट इज द पोटेंशियली सीरियस infection bacterial disease that mainly affect the lungs but can also affect other part of the body, whereas smallpox, rabies and measles disease caused by the virus। तीनों, अच्छा measles भी किससे काज होता है, ये वायरस से काज होते हैं।
तो ये सभी स्मॉल पॉक्स, रेबीज और मेसल्स किससे काज किए जाते हैं? वायरस के द्वारा काज किए जाते हैं। एन ऑटोक्लेव, ऑटोक्लेव इज यूज फॉर, ऑटोक्लेव किसके लिए उपयोग किया जाता है? तो आप बताएंगे ऑटोक्लेव यूज किया जाता है निर्जलीकरण के लिए या स्टेरिलाइजेशन के लिए। किसका उपयोग किया जाता है? ऑटोक्लेव का उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर द बैक्टीरिया सेल वॉल। कह रहा कौन चीज़ ऐसी है जो बैक्टीरिया के सेल वॉल के लिए ठीक नहीं है, यानी असत्य नहीं है, असत्य दिया गया। इट इज मेड अप ऑफ म्यूकोपेप्टाइड। कह रहा है यह म्यूकोपेप्टाइड की बनी होती है। इट इज नॉट एंटीजेनिक या प्रतिजेनिक नहीं होती है। इट गिव शेप द बैक्टीरिया सेल या जीवाणुविक कोशिका का आकार प्रदान करती है। इट डज नॉट हैव सेलुलोज, ये सेलुलोज को नहीं रखती है। तो कह रहा इट इज नॉट एंटीजेनिक या एंटीजेनिक नहीं होती, ये बात गलत है, यह एंटीजेनिक होती हैं। द बैक्टीरियल सेल वॉल इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांट किंगडम। द सेल वॉल इज कंपोज्ड ऑफ द सेलुलोज एंड शो ए फिमुलर स्ट्रक्चर। इट इज मेड अप ऑफ द पेप्टिडोग्लाइकान और म्यूकोपेप्टाइड। इट इज नॉट एंटीजेनिक या एंटीजेनिक नहीं होती है। उसके बाद कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज काज्ड बाय ए बैक्टीरियल पैथोजन। कह रहा कौन सा ऐसा रोग है जो बैक्टीरियल पैथोजन के द्वारा काज किया जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा रोग जैवाणविक रोगजन्य द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं? फायर ब्लाइट ऑफ एप्पल, क्लब रूट ऑफ द क्रूसीफर, येलो वेन मोजैक ऑफ द भिंडी और उसके बाद लिटिल लीफ ऑफ द ब्रिंजल। फायर ब्लाइट ऑफ एप्पल इज कॉमन एंड वेरी destructive bacterial disease of apple and pears. This disease caused by the bacterium Ervina amylovora। किसके द्वारा? एरविना एमाइलोवोरा के द्वारा ये डिजीज काज की जाती है। बैक्टीरियल कन्वर्जन ऑफ NO3 to N2 इज कॉल्ड। NO3 का N2 में जीवाणुओं द्वारा बदलाव को क्या कहते हैं? एमोनिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन या डी नाइट्रिफिकेशन। तो आपका सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी, डी नाइट्रिफिकेशन। द बैक्टीरियल कन्वर्जन ऑफ नाइट्रेट इनटू नाइट्राइट इज कॉल्ड डी नाइट्रिफिकेशन। डी नाइट्रिफिकेशन इज द माइक्रोबियल फैसिलिटेट प्रोसेस वेयर क्या होता है? नाइट्रेट एंड नाइट्राइट्स इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज काज्ड बाय द बैक्टीरिया। कह रहा कौन सा ऐसी डिजीज है जो बैक्टीरिया द्वारा काज की जाती है? तो आप कहेंगे ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज ए बायो इंसेक्टिसाइड्स। कौन ऐसा है जो बायो इंसेक्टिसाइड के रूप में प्रयुक्त होता है? बैसिलस थुरिंजेंसिस जो है बायो इंसेक्टिसाइड के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। द बैक्टीरियम बैसिलस थुरिंजेंसिस प्रोड्यूस प्रोटीन टॉक्सिन। वन ऑफ देम इज द थायरोसाइड्स which is active against different group of insects including moth, flies, mosquitoes and beetles। ठीक है। रिस्पायरेटरी एंजाइम इन बैक्टीरिया आर लोकेटेड इन द। रिस्पायरेटरी एंजाइम बैक्टीरिया में कहाँ पे पाए जाते हैं? तो आप कहेंगे कहाँ पे पाए जाते हैं? यहाँ पे तो दिया नहीं, सेल मेम्ब्रेन यानी मीसोसोम में, या तो सेल मेम्ब्रेन दे या तो मीसोसोम दे, तो सही आंसर क्या होगा? सेल मेम्ब्रेन। रिस्पायरेटरी एंजाइम इन बैक्टीरिया आर लोकेटेड इन द सेल मेम्ब्रेन। द मेम्ब्रेन आर द प्रोबेबली लोकस ऑफ द रिस्पायरेटरी एंजाइम ऑफ द सेल। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डाइएजेट्रोप्स इज ए फोटो ऑटोट्रॉपिक इन वन एनाएरोबिक्स। निम्नलिखित नाइट्रोजन स्थिरकों में कौन ऑक्सीजन रहित वातावरण में स्वप्रकाशपोषी है? नास्टाक, राइजोबियम, क्लास्ट्रीडियम और रोडोस्पाइरुलम। Rhodospirillum is an the anaerobic digotrophs. Rhodospirillum bacteria are gram negative
motile spiral shaped bacteria. They can grow under may different type of condition. A genetically engineered microbes utilized for the cleaning oil spoil is. कह रहा जेनेटिक रूप से तैयार किया गया वह कौन सा बैक्टीरिया है जो तेल के फैलने से बचाता है, उसका नाम होता है स्यूडोमोनास पुटीडा। स्यूडोमोनास पुटीडा इसका सही नाम है। आपको ध्यान से दिखाई नहीं पड़ रहा है, मैं बता दे रहा हूँ। स्यूडोमोनास आप सुन ही पा रहे होंगे, पुटीडा जो है PUTITA पुटीडा, ये आपका जो है इस बैक्टीरिया को बनाया गया था। देखिए यहाँ पे मैं पढ़ के बता रहा हूँ। स्यूडोमोनास पुटीडा इज ए ग्राम नेगेटिव रॉड शेप्ड सेप्रोफाइटिक सॉइल बैक्टीरियम है। इट इज आल्सो ए जेनेटिकली इंजीनियर्ड बैक्टीरियम विथ मेनी डिफरेंट प्लाज्मिड टू डिग्रेड द pollutants. It is developed by the Dr. Anand Mohan Chakravarti and is known as the superbug or Chakravarti bug. Nowadays, this genetically engineered bacterium is utilized for the cleaning oil spoil. Which of the following is the sulfur bacterium? कह रहा कौन ऐसा है जो सल्फर बैक्टीरियम है, यानी सल्फर को काज करता है, रखता है अपने पास, तो वो हो जाता है बिगवाटोवा कहते हैं, बिगवाटोवा इज ए सल्फर बैक्टीरिया। दीज बैक्टीरिया अकर्स इन द सल्फर कंटेनिंग टेरेस्ट्रियल एंड aquatic environment. These derives energy for the oxidation of reduced sulfur compound sulfide to elements sulfur। ठीक है। उसका टिटनस डिजीज काज्ड बाय, टिटनस डिजीज काज होता है साल्मोनेला, टिटनस डिजीज काज्ड बाय द क्लास्ट्रीडियम टिटेनी। तो सही आंसर जाता है आपका, इसे लाकजा भी कहते हैं, तो सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी, आपका सही आंसर हो जाता है। आज के प्रैक्टिस पेपर में हम लोग यहीं तक करेंगे, उसके बाद 23 क्वेश्चन से करना है। अगले प्रैक्टिस पेपर में हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे। आपसे हम उम्मीद करेंगे कि आप वीडियो को लाइक किए होंगे, शेयर किए होंगे, अपने मित्रों को शेयर करिए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।